बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो परसों बात कर रहे थे वहीं से बात आगे लेके चलेंगे। हम कर रहे थे फिजिकल मेथड्स ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो उनमें जो दो मेथड थे वो हमने कर लिए थे, दे वर स्पेक्ट्रोमेट्री एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। तो आज हम बेटे थर्ड मेथड से बात को शुरू करेंगे, और वो जो थर्ड मेथड है दैट इज डायलैटोमेट्रिक मेथड। जी बेटा, ये डायलैटोमेट्रिक कहाँ से निकला है? ये वर्ड निकला है डायलेशन से। डायलेशन मीन्स इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब यहाँ एक बात जो अहम है जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, ये डायलेशन पे किसकी होगी? ये आमतौर पे जो सॉल्यूशन फेज रिएक्शंस होते हैं उनमें बेटे डायलेशन जो है वो स्टडी की जाती है। अब सॉल्यूशन फेज रिएक्शन में लाजमी नहीं है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम ही हो। एक्चुअली इनमें हम चेंज इन वॉल्यूम नोट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कोई ऐसा रिएक्शन जिनमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम वॉल्यूम में चेंज आ रहा हो, ऐसे रिएक्शन के रेट को हम स्टडी वॉल्यूम में चेंज के साथ जो है वो कर सकते हैं। यानी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर जो है वो हम उसको गाहे बगाहे नोट करते रहते हैं, तो उससे हमें रेट ऑफ रिएक्शन का अंदाजा है। अच्छा, यहाँ फिर सवाल पैदा होता है कि उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है। बेटे एक आप समझ लें, जो ब्योरेट होती है उसको हम ये ब्योरेट होती है तो उसको हम एक राउंड कॉटन फ्लास्क के ऊपर फिट कर देते हैं जिसमें रिएक्शन हम करवा रहे होते हैं। ये अब जब ऊपर ब्योरेट लगा देते हैं तो ब्योरेट के ऊपर आपको पता है, सारे बच्चे जानते हैं, ग्रेडेशन हुई होती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये रिएक्शन का वॉल्यूम है टोटल, सारे रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम जो है वो ये है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम या तो इसमें इंक्रीज होता है या बेटे विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें डिक्रीज होता है। ठीक है, अब ये जो इंक्रीज और डिक्रीज बेसिकली ये क्या है? दीज आर चेंज इन वॉल्यूम्स। और ये चेंज इन वॉल्यूम्स जो है दीज आर नोटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, ये डायलैट्रोमेट्रिक मेथड है जी। इसके बाद चौथा मेथड है हमारे पास, दैट इज रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। अब रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड की तरफ जाने से पहले मैं आपको फिजिक्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एक बताना चाहता हूँ, दैट इज रिफ्रैक्शन। मैट्रिक में एक एक्सपेरिमेंट था, आपको शायद अभी ये डायग्राम देख के समझ आ जाए। ये एक ग्लास स्लैब है, यहाँ से हम इसमें ये डालते हैं रे ऑफ लाइट। तो यहाँ से हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराते हैं। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। आपने पढ़ा होगा, एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, न्यू से उसे हम जाहिर करते हैं, और ये बराबर होता है साइन ऑफ आई ओवर
साइन ऑफ आर की। ये प्रॉपर्टी तो वैसे तो ग्लास की है, ग्लास इज ए डेंसर मीडियम और एयर इज अ रेयरर मीडियम। आपने फिजिक्स में ये शय पढ़ी हुई है कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करती है तो लाइट रे परपेंडिकुलर की तरफ बेंड कर जाती है। ये देखिए, अगर ये सीधी जाती, बेंड ना करती, तो ये इस तरह से जा रही है, लेकिन वो सीधी नहीं गई है, वो इधर को बेंड कर गई है। ये जो बेंडिंग हुई है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। बेटे बहुत सारे कंपाउंड वो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। वाटर इज वन ऑफ दैम। ठीक है, तो वाटर का ये जो होता है साइन आई बाई साइन आर 1.330 होता है। ठीक है, तो याद रख लीजिए, अगर किसी रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो जा पहले जो मर्जी हो वो इसकी तरफ 1.330 की तरफ मूव कर रहा हो। यानी हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is determined with respect to time। ये बेटा ये वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको जब आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करते हैं तो आपको क्या अंदाजा होता है, आपको पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो इसकी मदद से आप इस मेथड में भी रेट ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, मुझे अगली स्लाइड पे चलना है। पांचवा जो मेथड है दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। तो बेटा जी पहली बात तो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन की तरफ जाने से पहले आपको एक शय का पता होना चाहिए एंड दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूं। ये जो आम सनलाइट है, जैसे ये ट्यूब लाइट है या बल्ब लाइट है, इसकी जो वेव्स होती है ना, ये तमाम डायरेक्शंस में ऑसिलेट कर रही होती है इस तरह से, तमाम डायरेक्शन। अब इनको एक इंस्ट्रूमेंट में से गुजारा जाए दैट इज नोन एज पोलराइजर। तो ये सारी वेव्स एक ही प्लेन में ऑसिलेट करती हुई वेव्स आपको मिल जाएंगी। इसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस इज ऑर्डिनरी लाइट and this is plane polarized light. When this plane polarized light is passed through some optically active compound, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, सॉल्यूशन स्टेट में हो, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो व्हाट विल हैपन, बेटे ये रे पहले पोलराइजर में आई, पोलराइजर ने इसको प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर दिया और प्लेन पोलराइज लाइट से ये जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में से गुजरेगी तो व्हाट विल हैपन, जब ये यहाँ से निकलेगी तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये किसी ना किसी एंगल पे इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाए। अब देखिए, पहले ये सीधी थी, अब ये एक एंगल
थीटा पे डिफ्लेक्ट होगी। अब जो कंपाउंड इसको डिफ्लेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर किसी रिएक्शन में या तो कंज्यूम हो रहे हो या प्रोड्यूस हो रहे, ठीक है, ये कहाँ पाए जाएं? ईदर अमंग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो ये हमें बताएंगे कि एंगल कितने पे लाइट जो है वो रोटेट कर रही है। ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम मेजर कर लेते हैं। तो दैट गिव्स यू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, तो दीज आर ऑल फिजिकल मेथड्स। मैंने आपको परसों बताया था कि फिजिकल मेथड्स का बेनिफिट ये होता है कि आप कंपाउंड का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवाते और उस कंपाउंड को हम पकड़ के वापस सिस्टम में डाल, यानी रिएक्शन मिक्सचर में आप उसे वापस डाल जी बेटा। अब हम बात को आगे लेके चलते हैं और हम बात करेंगे नेक्स्ट जो मेथड है, दैट इज केमिकल मेथड। मैं अगली स्लाइड, मैंने कहा था कि केमिकल मेथड को हम प्रेफर नहीं करते, लेकिन फिर भी चंद एक जगहों पे केमिकल मेथड के अलावा कोई चारा कार नहीं होता। तो केमिकल मेथड जब आप यूज करते हैं तो उसमें होता क्या है, बहुत सीधी सी बात कि आप रिएक्शन मिक्सचर में से विद द पैसेज ऑफ टाइम 5-5 मिनट के वक्फे के बाद, 10-10 मिनट के वक्फे के बाद, 15-15 मिनट के वक्फे के बाद आप कुछ सैंपल अंदर से निकाल लेते हैं। जब आप सैंपल अंदर से निकाल लेंगे तो फिर वो सैंपल वापस नहीं डाल सकते। क्यों क्यों वापस नहीं डाल सकते? द आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि हमने उसका कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करवा दिया। जब आपने उसका केमिकल रिएक्शन करवा देना है तो उसके अंदर केमिकल चेंज आ जाए। जब केमिकल चेंज आ जाएगी तो फिर उस को वापस डालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दैट इज द रीजन कि हम फिर उसको केमिकल मेथड को यूज कम करते हैं। मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन है, that is acid hydrolysis of an ester CH3 COO C2H5, that is an ester। इसमें हम पानी डालते हैं और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये डिकम्पोज हो जाता है बेटा एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। हम इस रिएक्शन को शुरू करवाते हैं तो हम एवरी इन्होंने पर्टिकुलर इंटरवल यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, मान लीजिए हम इसका जो है वो 5-5 मिनट के बाद अंदर से सैंपल निकालते हैं। सैंपल निकाल के हम क्या करते हैं, उस सैंपल में बेटा जो भी निकालोगे उसको आप क्या करते हैं, ये जरा देखिएगा, एक टाइट्रेशन फ्लास्क होती है। उस टाइट्रेशन फ्लास्क में इस पूरे के पूरे रिएक्शन मिक्सचर का, ये रिएक्शन मिक्सचर है हमारे पास, सारा कुछ आएगा उसमें, रिएक्टेंट भी आएंगे, प्रोडक्ट भी आएंगे। उसके 10 ml हम इस टाइट्रेशन फ्लास्क में डालते हैं और इसको हम टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए बेस, जो कि इस तरह से ब्यूरेट में लिया गया होता है। ठीक है जी, ये ब्यूरेट है। यहाँ हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी आपको पता है
बेस NaOH लाइक, ठीक है, वो इसमें ले लेते हैं। इसमें आप क्या लेते हैं, इसमें आप लेते हैं रिएक्शन मिक्सचर प्लस इंडिकेटर डाल देते हैं, तो इंडिकेटर में भी फिनोक्सीन, ठीक है, जो भी है। तो इसको टाइट्रेट करके आप 10 ml में ये अमाउंट निकाल लेंगे। NaOH के साथ जब निकाल रहे हैं तो NaOH बेटा आपको देगा एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन। आपको जब ये पता चल जाएगा कि ये इतना पैदा हुआ है, तो साथ में ये भी पता चल जाएगा कि ये भी उतना ही पैदा होगा, जितना ये पैदा होना है उतना ही ये पैदा होना है, क्योंकि इसका भी 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल है। जितने मोल इसके पैदा होंगे उतने ही मोल इसके पैदा होंगे। अब देखिए, इधर आ जाइए, जितने इनके खर्च होने हैं, मान लीजिए कि आप इसका ए मोल लेते हैं स्टार्ट में और ये बी मोल लेते हैं, तो अगर ये एक्स मोल खर्च हुआ है तो ये भी बेटा एक्स मोल खर्च होगा, ठीक है। तो बेटा विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके एक्स और एक्स मोल पैदा हो। अब ये आपको पता चल गया कि ये कितना है इसके अंदर। जब ये एक्स पता चल गया तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, यानी आपको ये जो चारों चीजें हैं, यानी 2 रिएक्टेंट और ये 2 प्रोडक्ट, ये आपको सारे के सारे पता चल, ठीक है। लेकिन ये पता लगाने के लिए होता क्या है कि इसमें ना हम पहले, वो मुझे बताना चाहिए था, मेरे दिन से स्लिप कर गया, चलिए आप बता देते हैं। इसके अंदर हम ले लेते हैं पहले से पिसी हुई बर्फ, क्रश्ड आइस, इसके अंदर ये बाद में डालते हैं। ये पहले बर्फ ले लेते हैं, ये बाद में डालते हैं। बर्फ लेने का मकसद क्या होता है, बर्फ या क्रश्ड आइस इस एक्विलिब्रियम को, जो कि डायनामिक एक्विलिब्रियम होता है, इसको स्टैटिक एक्विलिब्रियम में तब्दील कर, यानी एक्विलिब्रियम रिएक्शन जहां तक फॉरवर्ड हुआ है उस स्टेज पे आके बिल्कुल रुक जाए। जब रिएक्शन रुक जाएगा ना कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होगा। जब प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होगा तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि बस भी जितना बन चुका है बन चुका है। और उस वक्त आपको ये जो आपके पास है एसिटिक एसिड, उसकी मिकदार में आपको जरा सी भी तब्दीली महसूस नहीं होगी। जब ये तब्दील नहीं होगा तो ये फिर सारे ही तब्दील नहीं होंगे। तो आप जब 5-5 मिनट के वक्फे के बाद या 10-10 मिनट के वक्फे के बाद ये एक्स निकालेंगे तो आप नोट करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो एक्स की वैल्यू है ये बढ़ती जाएगी। और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह का है, ठीक है। इधर कंसंट्रेशन ली हुई है, इधर आपने क्या लिया हुआ है, टाइम। तो आप देख रहे हैं पेज 316 पे आपकी बुक में एक ग्राफ बना हुआ है फिगर 11.3 में, तो वो कमोबेशी इसी तरह का ग्राफ है, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पे आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें, मान लें इस इंस्टेंट पे, तो आप इसका टेंजेंट ड्रा कर लें इस तरह से। तो टेंजेंट ड्रा कर लेंगे तो इससे राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, यहाँ से डी वाई निकाल लें, यहाँ से डी एक्स निकाल लें। तो टेन थीटा आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, दैट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। और वो क्या होती है, वो होती है इंस्टेंटेनियस रेट, किसी भी एक लम्हे पर जो रेट होता है दैट इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम एक रिएक्शन का ये कह लें कि आप उसका निकाल लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इसमें क्योंकि आप हर 10-10 मिनट के वक्फे के बाद या कुछ खास स्पैन ऑफ टाइम के बाद आपने कुछ सैंपल निकालना है, निकाल के उसका केमिकल रिएक्शन करवाना है। केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद क्या हो जाएगा,
वो सैंपल वापस डालने के काबिल नहीं रहेगा। जब इस तरह से आप बार बार सैंपल निकालते चले जाएंगे तो बेटा जो रिएक्शन मिक्सचर है हमारे पास, ये वाला, जब आप इसमें से बार बार चीजें निकाल निकाल के इधर डाल डाल के टाइट्रेट करते जाएंगे तो फिर आपके पास ओवरऑल रिएक्शन मिक्सचर की मिकदार कम हो जाएगी। तो दूसरे लफ्जों में यू कैन से दैट कि आपके पास यील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक ड्रास्टिक इफेक्ट है इसका केमिकल मेथड का, कि इसमें बार बार चूंकि सैंपल निकाला जाता है तो उसके नतीजे में रिएक्टेंट ज़ाया होते रहते हैं, तो लिहाजा हम इसको प्रेफर। ठीक है बेटे, मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा सा लेंथियर है, उसको इस वक्त छेड़ा नहीं जा सकता, वो इंशाल्लाह हम कल उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, तो कौन कौन है जी आज? वजीला यकूब है। आप अपना नाम बेटे पहले सिस्टम में ठीक किया करें। ठीक है सर। हाँ, आज असल में आप ही आ रही थी, पहले वो नाम पुट्ठा सीधा सा रखा हुआ था। ठीक है, यस सर। हाँ वो बेटे जरा थोड़ा सा वो फिर पता नहीं है लगता कि बच्चा कौन सा है। तो चलिए, अल्लाह खैर रखे। एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो बच्चे आजकल भागना शुरू हो गए हैं। ये ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अपने जो कोलीग्स हैं उन्हें ये बता दें कि तकरीबन 30 जून तक कोई इम्कान नहीं है स्कूल्स, कॉलेजेस और एकेडमीज के खुलने का। सो वी हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट एक्सेप्ट कि आप यहाँ पे ऑनलाइन कुछ ना कुछ काम करते रहें और अपने आप को एक्टिव रखें, ना कि आप घर में बैठ के टगे हो जाएं। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये अहम है। ठीक है जी, ये स्लाइड्स मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपके नंबर पे। वजीला अपना नंबर मुझे ज़रा सेंड कीजिएगा। ठीक है, मेरे पास आपका नंबर नहीं है, 0313 4344 003 पर। ठीक है जी, 4344 003 के कोड पे। ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक। स्लाइड्स जो है ना बेटे आपको मिल जाएंगी। लेक्चर अगर आपका मिस हो जाए दरमियान में, तो हमने एक नया काम शुरू किया हुआ है। हम तमाम लेक्चर कोशिश कर रहे हैं कि वो रिकॉर्ड करें, तो वो रिकॉर्डिंग जो है ना वो फिर हम एट द एंड ऑफ द डे वो हम अपलोड कर देते हैं, वो हमारी वेबसाइट के मीडिया सेक्शन में अवेलेबल होती हैं। तो खालिद साहब ने भी 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग्स की हुई हैं, लेकिन वो अभी तक मेरे तक पहुंच नहीं पाई। तो वो हमारे चैनल पे आफाक एकेडमी पे वो वीडियो मौजूद होती हैं, वहाँ से आप उसको दोबारा से सुन सकते हैं लेक्चर्स को। ठीक है, और आफाक एकेडमी वाला चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। थैंक यू वेरी मच बेटे, अल्लाह आपका हामी और नासिर।